नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। हम एक्सरेज के बारे में पढ़ चुके हैं और ये एक्सरे पर हमारा तीसरा टॉपिक है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, फिर हमने दूसरे लेक्चर में कंटिन्यूस एक्सरे के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में। तो एक ओवरऑल रिव्यू करा देता हूँ मैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बम की बमबारी करते हैं किसी भी हैवी मेटल टारगेट पर। अब जैसा आप देख सकते हो इस डायग्राम से, ये मेरे पास एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम है। ठीक है, ये मेरे पास न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो मेरा प्राइमरी बीम है, इसमें क्या हुआ, ये डेविएशन हुआ। एक्चुअली डेविएशन किसकी वजह से हुआ, न्यूक्लियस की वजह से हुआ। न्यूक्लियस ने क्या किया, अपनी तरफ ही देखो, यदि ये न्यूक्लियस नहीं होता तो ये बीम बिल्कुल ऐसे सीधे चली जाती, ऐसे सीधे चली जाती। लेकिन न्यूक्लियस की वजह से इसमें क्या हुआ, डेविएशन हुआ। एक्चुअली न्यूक्लियस ने क्या कर दिया, इसको डीएसिलरेट कर दिया। क्या कर दिया, डीएसिलरेशन हुआ है। तो डीएसिलरेशन हुआ है तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ है वही हमें क्या मिला है, कंटिन्यूस एक्सरे के फॉर्म में मिला। अब ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस एक्सरे हो गया। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की। जैसे नाम से पढ़ रहा है, विशेषात्मक है ये एक्चुअली में एक्सरेज। ऐसा क्यों है, देखो ये मेरे पास कोई टारगेट एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। देखो ये मेरे पास सपोज क्या है, के सेल है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एल सेल है। तो जो मैंने इलेक्ट्रॉन को बमबारी की, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डीएसिलरेशन की वजह ऐसा हो सकता है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हो। अब देखो जो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, के सेल के इलेक्ट्रॉन को भगा दिया। कहा, यहाँ से भाग, यहाँ से। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी। तो देखो जो के सेल वाला इलेक्ट्रॉन था वो तो सपोज यहाँ आ गया, और जो मैंने बमबारी की थी इलेक्ट्रॉन की वो मान लो यहाँ आ गया, है ना, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जो के सेल वाला तो वो यहाँ आ गया, जो हमने जिससे बमबारी कर रहे थे सपोज मेरे पास वो यहाँ आ गया। तो जो के सेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको फिल करने के लिए एल सेल से क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया किसमें, के सेल में। अब देखो एल से क्या आया है, के सेल में क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ है। इस ट्रांजिशन से जो एनर्जी निकलेगी वो कितने हो गई, जो ये एनर्जी गैप होगा एच म्यू, वही हमारे पास क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिशन होगी, जो एनर्जी इस फॉर्म में रिलीज होगी। अब देखो हर मटेरियल का जो एनर्जी क्या होता है, अलग अलग होते हैं ना, एनर्जी सेल्स हर मटेरियल के अलग अलग होगी। तो हर मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक रेज होंगी वे भी अलग अलग होंगी। तो जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की, वो किस पर डिपेंड करती है, वो एटॉमिक नंबर जेड पर डिपेंड करती है, तो टारगेट मटेरियल पर डिपेंड करती है, समझ में आया। लेकिन कंटिन्यूस एक्सरे किस पर डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर जेड या टारगेट मटेरियल पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। ये डिपेंड करती है कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी तेज़ी से आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि एल से के में आया तो देखो के से ये क्या है मेरे पास, जो के सेल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ सकता है, एल से आ सकता है, एम से आ सकता है, एन से आ सकता है। एल से आया तो अल्फा हो गया, एम से आया तो बीटा हो गया, और एन से आया तो गामा हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, के सीरीज है। ठीक है ना, तो के सीरीज है, कोई डाउट है। ऐसा भी हो सकता है कि एल वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया हो, है ना, तो फिर उस पर उसको फिल करने के एम से आएगा, तो ये मेरे पास एम सीरीज, एल सीरीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एम सीरीज हो गई। आगे चलते हैं। आप इसको अब यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं रिलेटिव इंटेंसिटी और वेवलेंथ के टर्म्स में दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास कंटिन्यूस है। ये मैंने आपको ग्राफ कैरेक्टर जब कंटिन्यूस वाला पढ़ाया था, कंटिन्यूस एक्सरे पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, एक्सरे है। क्योंकि मान लो मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बमबारी की, तो उसमें कुछ तो डीएसिलरेट होंगे, कुछ इनर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो कंटिन्यूस एक्सरे भी मिल रहा है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी मिल रहा है। ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वाला है। समझ में आ गई बात। ठीक है, कोई डाउट है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। अब जो मैंने अभी आपको ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है सारा। जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं एटॉमिक, तो ऐसा हो सकता है कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, डिस्प्लेस हो जाए अपने ऑर्बिट से।
तो इलेक्ट्रॉन एक आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा वैकेंसी को फिल करने के लिए, जिससे एक फोटोन रिलीज होगा। वो फोटोन कितना होगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा सेल्स के बीच में, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। कोई डाउट है? ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या है हमारे पास, वेवलेंथ क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की। अब देखो, अब इसको गौर से देखना। अब ये मेरे पास एल सेल थी, ये मेरे पास के सेल थी, समझ में आया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में आया, इसमें आया है, तो कितना एनर्जी रिलीज़ किया, मान लो hν एनर्जी रिलीज़ किया। तो हम भली बात ही जानते हैं बोर मॉडल से हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था वेवलेंथ की, कितनी वेवलेंथ रिलीज़ होगी। तो हमने क्या निकाला था, 1/r z², ठीक है, 1, ये हमारे पास हो जाएगा n² फाइनल माइनस 1/n² इनिशियल, ठीक है। अब इनिशियली कहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, इस सेल में था, और फाइनली कहाँ गया, इसमें आ गया। तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने बताया, लेकिन हम क्या करते हैं, अब आप एक बात गौर से ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गए, इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो है आई का मतलब इनर इलेक्ट्रॉन से समझो, ठीक है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मेरा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब एक बात देखो, जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, किसकी तरफ खींचेंगे, न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे, है ना। अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस की तरफ इनर इलेक्ट्रॉन्स का। और लेकिन ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में मान लो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे, और ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको दूर भगाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे तो ये न्यूक्लियस की तरफ आएंगे, और आउटर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास जो ये एटॉमिक चार्ज है ना, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो जेड है एटॉमिक चार्ज के क्या होता है, जो न्यूक्लियस पर चार्ज है, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, न्यूक्लियर चार्ज पर कितना है, जेड है, जेड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके पास है, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम इसलिए हम क्या लिखते हैं, जेड माइनस के सिग्मा लिखा जाता है, यानी उसमें कुछ कम हो गया। ये किसकी वजह से हुआ है, इस सिग्मा को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। जो मेरे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे, यहाँ तो अट्रैक्शन होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन से उसका क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है ना। आउटर इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, उसका रिपल्सन होगा। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस पर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमको नहीं पता चलेगा न्यूक्लियर की चार्ज कितने, उससे देखो अब ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि यदि आउटर इलेक्ट्रॉन्स रिपल नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन एक दूसरे जो बाहर वाला जो चार्ज है वो इंटरफेयर कर रहा है और वो उसको रिपेल कर रहा है, तो न्यूक्लियस पर जो न्यूक्लियर चार्ज जो फील होगा इनर इलेक्ट्रॉन्स पर, वो हम पता नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में है कितना। तो हम मानते हैं कि भाई न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, जिसको हम सिग्मा से कहते हैं, तो जेड माइनस सिग्मा लिख दिया जाता है। उस केस में ना ये जेड क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/λ इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर ही हो जाएगा। कुछ नहीं, सिग्मा को काफ़ी जगह बी से भी डिनोट किया गया, ठीक है ना। तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है टारगेट मटेरियल का, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इस तरीके से हम क्या ले सकते हैं, सीरीज़ ले सकते हैं एक्स रेज की। हमारे पास के सीरीज़ आ सकती है ना, एल सीरीज़ आएगी, एम सीरीज़ आ जाएगी, जैसे मैंने भी डायग्राम में ऊपर बताया था। अब देखो जैसे के सीरीज़ कब आएगी, अभी भली बात ही हो जाता है जब के सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो के सीरीज़ आएगी। एल सीरीज़ कब आएगी, जब एल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऊपर से।
एम सीरीज़ कब आएगी, जब एम में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऊपर से। तो के सीरीज़ के लिए एन एफ कितना होगा, 1 हो गया। और कहाँ से आ सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, तो हमें क्या मिलेगी, के सीरीज़ मिलेंगी। और 4 के सीरीज़ सिग्मा जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है ना, सिग्मा बराबर 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको दिमाग में बैठा लो और याद रख लो, ठीक है, याद रखना है, फॉर्मूला काम आएगा। तो के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, तो के ये के सेल ही तो है, ये है एल सेल, और ये क्या है मेरे पास, एम सेल है, ठीक है, कोई डाउट है। तो देखो के सीरीज़ में क्या है, यहाँ पे देखो के सीरीज़ में के कहाँ से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, ठीक है। एल में देखो, एल सीरीज़ देखो, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे नीचे तक आएगा ये, ठीक है ना, ये थोड़ा यहाँ नीचे तक आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसी तरीके से एल अल्फ़ा आ जाएगा, एल बीटा आ जाएगा, एल गामा आ जाएगा, यदि एल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ में आ गई बात। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। के अल्फ़ा कैसे निकलेगा, के अल्फ़ा जब निकलेगा जब 2 से 1 में आएगा। के बीटा कब निकलेगा, जब 3 से किस में आएगा, 1 में आएगा। के निकालने हैं तो गामा कब आएगा, जब 4 से आएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास के अल्फ़ा हो गया, ये मेरे पास के बीटा हो गया, और ये मेरे पास के गामा हो गया। यदि हम क्या करें, एल सीरीज़ के लिए निकाले, तो एल सीरीज़ के लिए भी फॉर्मूला सेम है। तो एल सीरीज़ में क्या होता है, किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 सेल में आएगा। कहाँ से आ सकता है, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से। 3 से आएगा तो अल्फ़ा हो जाएगा, 4 से आ जाएगा तो बीटा हो जाएगा, 5 से आएगा तो गामा हो जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे आपको सिमिलरली हमें ए सीरीज़ मिल जाएगी। आपको ध्यान रखना है, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, काफ़ी बुक्स में ना इसको बी से भी लिखते हैं, तो घबराना मत कि पता नहीं क्या लिख दिया। इसको ये कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं। तो के सीरीज़ के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 होता है, और एल सीरीज़ के लिए 7.4 होता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मोज़ले लॉ की। तो मोज़ले देखो, मोज़ले ने क्या बताया था, मोज़ले ने ये कहा था, जो हमारे स्क्वायर रूट होता है फ्रीक्वेंसी का, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया फ्रीक्वेंसी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक नंबर के। और मोज़ले ने देखो ये भी बताया था कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसमें जो हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, वो किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में ऑर्डर करते हैं। वो मोज़ले ने ही बताया था, मोज़ले लो। लेकिन हम यदि बात करें यहाँ पे, वो तो उसका स्टेटमेंट था। लेकिन मोज़ले ये भी कहता है, जो स्क्वायर रूट होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिक नंबर के। तो डेल म्यू जो होता है वो ए जेड माइनस बी, बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही है। समझ में आ गई बात। अब सोचोगे, आप देखो ये सोचोगे ये पता नहीं कैसे उसने निकाल दिया, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। देखो मेरे पास क्या है, 1 में लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड माइनस बी स्क्वायर, सिग्मा ही ले लेते हैं, चलो सिग्मा, ठीक है ना। 1 में एन स्क्वायर माइनस 1 में एन स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। अब देखो लैम्डा को मैं क्या लिखूंगा, म्यू बटे सी। लैम्डा को क्या लिखा, म्यू बटे सी। और ये मेरे पास कितना आएगा, जेड माइनस बी, सॉरी सिग्मा, 1 मिनट। तो ये मेरे पास जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और ये उसी तरीके से ये मेरे पास एन स्क्वायर हो गया फाइनल, ये मेरे पास एन स्क्वायर हो गया इनिशियल, ठीक है। अब देखो म्यू को क्या है, म्यू को सी को मैं इधर ले जा सकता हूँ ना, समझ में। और दोनों साइड क्या लगा दूँ, अंडर रूट। अब देखो जब मैं इसको मैं करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, आप गौर से देखना। अंडर रूट में मेरे पास क्या आएगा, आर आएगा, ये इनटू में सी हो गया, ठीक है। और इस पे स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, ये जेड माइनस के
सिग्मा। अब देखो भली बात है, आप गौर से देखो ये 1 में जो ये पूरा है ना n स्क्वायर एफ माइनस से थोड़ा स्टाइलिश लगता है, उसे काम नहीं कर रहा ठीक से, है ना। ये वाला जो टर्म है ये पूरा मेरे लिए क्या हो गया, ए हो गया। तो इसीलिए क्या बन गया, ए स्ट्रिंग कांस्टेंट को इसके कंपेटिबल रखने के लिए इसको बी मान लिया, और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत आसान था, प्रूफ करना कुछ नहीं है। तो मोजले लो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ए और बी क्या है, ए और बी किसी कांस्टेंट है जो डिपेंड करेंगे पर्टिकुलर लाइन पर। ए में क्या था, ट्रांजिशन एन इनिशियल एंड फाइनली तो था मेरे पास, तो वो किस पर डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर लाइन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो ए बी कांस्टेंट है जो पर्टिकुलर लाइन के लिए अलग अलग होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बी तो अलग, बी क्या है, के सीरीज जो होगी उसके लिए 1 होता है, एल सीरीज के लिए क्या होगा 7.4 होता है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है ना। ये मैंने बताया बी क्या होता है, मेरे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यदि ग्राफ बनाया भी जाए, ये स्ट्रेट लाइन के तो ग्राफ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। ये मेरे लिए क्या हो गया, वाई हो गया, इज इक्वल टू ए जेड है ये, है ना। तो ए को मान लो मेरे पास स्लोप हो गया एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे एम मेरे पास कितना है, ए है, और सी कितना है माइनस के बी है, एक्स कितना है जेड है, और वाई कितना है अंडर रूट म्यू है, ठीक है ना। तो वाई और एक्स पर ग्राफ बनाया है, तो वो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर ग्राफ बनाना कुछ भी नहीं है। तो देखो ये मेरे पास क्या होगा, वाई हो गया, वाई एक्सिस पर, एक्स पर क्या ले लिया मैंने, जेड ले लिया। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये सिंपली मेरे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। कोई डाउट है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप देखोगे ना थोड़ा सा ना ये बिल्कुल जीरो पर नहीं है, ये जब इसको नीचे की तरफ बढ़ाओगे ना ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा। किस पे करेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा। यदि मैं ठीक से बनाऊँ तो देखो ये ग्राफ ऐसे है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये ग्राफ थोड़ी ऐसे है, ठीक है, क्योंकि माइनस बी है ना हमारे पास, जेड जीरो होगा तो वाई माइनस वाई सी आ गया, सी माइनस बी है तो वही है, तो ये माइनस बी मेरे पास यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप जानते हो। आगे चलते हैं। अब देखो हमें मोजले लॉ से पता चल रहा है साफ साफ, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक जो एक्सरे है वो एटॉमिक नंबर पर निर्भर करती है। टारगेट मटेरियल का एटॉमिक नंबर क्या है, वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। ये आप भली बात ही समझ लो। वो क्या होती है, कौन निर्भर करता है, कंटिन्यूस एक्सरे में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में नहीं। ये बार बार इसलिए बता रहा है क्योंकि 80 से 90% क्वेश्चन इसी पे पूछता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखो एक एग्जांपल लिया है, के लाइन के लिए बी या सी स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 होता है। फाइंड ए कांस्टेंट ए, वो कह रहा है कि कांस्टेंट ए निकालो, क्या होगा के अल्फा लाइन के लिए। तो देखो ये 1 2 3 स्टेट हो गई हमारे पास, एन सेल हो गई। तो के लाइन कब आती है, जब हमारे पास के सेल में इलेक्ट्रॉन आता है। तो 2 से आएगा तो के अल्फा, 3 से आएगा तो के बीटा, और 3 से 2 में आएगा तो एल अल्फा हो जाएगा। लेकिन हमसे तो किसका पूछ रहा है, के अल्फा का। तो यानी इनिशियली 2 से और फाइनली कहाँ पहुँच गया, 1 पर। समझ में आया। तो के अल्फा लाइन के लिए तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड माइनस के लाइन, के लाइन के लिए सिग्मा क्या होता है हमारे पास, के सीरीज के लिए 1, तो 1 रखा। ये 1 माइनस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 2 1 है यही लिया है। ये कितना 1 माइनस 1/4, 3/4, 3/4 आर, ये हो गया। कोई डाउट है, ठीक है। अब देखो 1/λ क्या होगा, म्यू बटा सी इज इक्वल टू 3/4 आर जेड। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सी इधर चला गया, ये सी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आप देख सकते हो। अब दोनों साइड क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, ठीक है ना। आप जब दोनों साइड अंडर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, ये अंडर रूट हो गया, ये स्क्वायर हट गया, जेड माइनस 1 ये। अब सिंपली ये क्या होगा मेरे पास, ए हो गया। कंपेयरिंग करेंगे ना मोजले लो से, जब आप इससे कंपेयर करोगे तो ये मेरे पास ए आ गया, ठीक है ना। और यही हमसे पूछा गया था। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे था, वो हमने बताया आपको बहुत अच्छे से,
ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कब हमें मिलती है, जब एक्चुअल ट्रांजिशन होता है। समझ में आ गई बात। कंटिन्यूस एक्सरे क्या मिलती है, जब डीएसलरेशन होता है। बस ये डिफरेंस ध्यान रखो और कुछ नहीं है, 2-3 बार देखो। बहुत अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं, आप नोट्स को पढ़ो, नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में भी इनको। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।